सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके लिए मैंने एक प्रश्न पत्र 2023 का उसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयार किए हैं बच्चों। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग ध्यान से करिएगा क्योंकि आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा बच्चों, तभी आपकी मैथ मजबूत हो पाएगी और आप अच्छे अंक ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सवाल है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? द्विघात समीकरण का मानक रूप, जो कि होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कहलाता है बच्चों द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब इसमें a की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होती। a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है बच्चों यहाँ पे, तभी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं तो फिर रैखिक समीकरण बन जाएगा। फिर कहता है बच्चों कि AP -3 -1/2 2 का 11वां पद आपसे पूछा है। तो यहाँ देखिए, इसे मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। छोटा सा सवाल है। a की वैल्यू यहाँ पे -3 दे के रखी है, जो कि सारवंतर है आपका d। -1/2 में -3 को घटाने पर आएगा a2 -a1 -1/2, फिर बीच में माइनस, और यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है? -3। तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों? -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। तो यहाँ से देखिए एलसीएम अगर 2 लेते हैं आप, तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, 6 में 1 जाएंगे, 5/2 आपका कहलाएगा d का मान। अब आपसे कौन सा मान पूछा है बच्चों? 11वां पद। तो 11वां पद आप जानते हैं जिसे a11 से लिखते हैं, ये होता है a + 10d। ये कितना होता है? a + 10d। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए बस आप। a की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस 10 गुणे d की वैल्यू आई है 5/2। 2 से कट करेंगे, 2 पंचे 10। अब यहाँ से देखिए -3 5 25 प्लस के 25 हैं, 25 में 3 निकालेंगे, आपका मान आ जाएगा 22। और यही होगा बच्चों आपका आंसर। तो चलिए दूसरे का आंसर कितना हो गया? 22। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप जानते हैं, जिसे कि स्लैंट हाइट कहा जाता है, और इसे यल से लिखा जाता है। यल के बराबर होता है √h² प्लस r²। ये कहलाती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। 6/20 का HCF निकालना है, इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। देखिए 6 के फैक्टर कितने होंगे? 2 × 6 3 × 3, और 20 के कितने होंगे बच्चों? 20 को कट कर दो, 2 × 20 और 2 पंचे 10, यहाँ से 5 × 5 भी हो जाएगा। अब 6 के देखो फैक्टर क्या मिले हैं, जैसे 2 × 3, दोनों की घात 1 1 है। इसी तरह 20 के देखिए कितने मिले हैं? 2 की घात 2 मिले हैं, और गुणे 5 की घात 1। अब देखिए उभयनिष्ठ कौन सा है इसमें? 2, और 2 की सबसे छोटी घात कितनी दिख रही है? 1। तो यहाँ से HCF इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 2⁴ मतलब 2। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। अब देखिए त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो त्रिघात स्पष्ट है बच्चों, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, तो त्रिघात के 3 होंगे। इसका आंसर कितना होगा आपका? 3। अब देखिए समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखना है। अब देखिए बच्चों, तीनों शर्तें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए अद्वितीय हल की शर्त होती है कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होती है अद्वितीय हल की शर्त। इसी को कहा जाता है संगत हल। क्या कहा जाता है बच्चों? संगत हल। तो चलिए ये कंप्लीट हुए आपके सही विकल्प। अब आप आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। तो देखिए इसमें कहता है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष और y अक्ष में बच्चों, x अक्ष और y अक्ष में अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 2,5, तो देखिए अगर x अक्ष से दूरी कहता है, x अक्ष से दूरी कहता है, तो आपको y निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना है? y निर्देशांक। और इसी को कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। तो देखिए y निर्देशांक लिख दीजिए या कि कोटि। और अगर y अक्ष से दूरी पूछता तो आपको बच्चों x अक्ष लिखना है। क्या लिखना है? x अक्ष। इसी का दूसरा नाम है भुज। इसे क्या कहा जाता है? भुज। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर एक तो इसमें क्या भरेंगे? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि।
अब देखिए, एक निश्चित घटना की प्रायिकता। अब निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? अगर घटना घटित हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी प्रायिकता एक तो होगी ही होगी। कितनी होगी? एक। अब रूट टू एक कैसी संख्या है? ये तो अपरिमेय संख्या है बच्चों। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट टू कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बच्चों? श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे द्विघाती सूत्र लिख सकते हैं। द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द्विघाती सूत्र के रूप से। अब एपी 5, 10, 15 का 10वां पद निकालना है बच्चों। ये भी बहुत आसान है, यहीं पे निकाल देते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5। और डी देखा जाए तो कितना है? 10 में 5 घटाना पड़ेगा, 10 माइनस 5। अब ये कितना आएगा? 5। अब आपसे पूछा कौन सा मान है? 10वां पद। तो देखिए 10वां पद आप निकाल दीजिए यहाँ पे, A10, जो कि होता है बच्चों a प्लस 9d। ए की वैल्यू आई है 5 प्लस 9 गुणे डी की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ से देखिए 5 प्लस 9 पन्ना 45 हो गए। तो कितना आया बच्चों? 50। और यही क्या है? आंसर। तो इस एपी का 10वां पद कौन सा होगा? 50 होगा। कितना होगा? 50। अब सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि बच्चों समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। अगर वो छोटा समबाहु त्रिभुज है या कि बड़ा समबाहु त्रिभुज है, आकार में तो समान ही रहेगा, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ सभी वृत्त भी समरूप लिख सकते हैं आप, और सभी वर्ग भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। त्रिभुज की बात थी तो त्रिभुज में कौन सा बनना पड़ेगा? समबाहु त्रिभुज। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहां से देखिए दूसरी सरसमीका जो होती है अपनी, कि दूसरी सरसमीका में कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के बराबर। अगर यहां से 1 बस बचाइए आप और सेक स्क्वायर ए धन का tan स्क्वायर इधर लाइए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों? 1 हो जाती है। अब सवाल में अपने पास कितना दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए। अब मैं इन दोनों से 9 कॉमन कर लिया बच्चों। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, देख लीजिए आप भी, 9 tan स्क्वायर ए। तो दोनों से 9 आप कॉमन कर लीजिए। माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट में रखिए। अब 9 इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो 9 गुणे 1 मतलब कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 9। तो आप इसको किससे मिलाएंगे बच्चों? फर्स्ट नंबर को। 1 कहाँ दिख रहा है? 9 कहाँ दिख रहा है? ये। तो ये कहलाएगा पहला नंबर। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0, 4 और 3, 0 के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए आपका x1 y1 ये रहा और x2 y2 ये रहा। अब यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए इसका अंडर रूट होता है तो 3 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा। 16 9 कितने होंगे बच्चों? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो आप इसे किससे मिलाएंगे? 5 से मिलाएंगे। दूसरा नंबर कहलाएगा 5। फिर घनाभ का आयतन आप सभी जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, ये लिखा हुआ है, ये थर्ड नंबर हो गया। फिर इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर। अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, यानी चौथा ये हो गया। फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये पहली सरसमीका है बच्चों, इसे किससे मिलाएंगे? 1 से, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो ये नंबर 5th हो गया। फिर इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये तीसरी सरसमीका है। ये किसके बराबर होती है बच्चों? ये होती है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, तो नंबर 6 ये हो गया। तो आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं यहां लिखा हुआ है कि प्रत्येक का एक शब्द यानी एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला नंबर कहता है कि पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ये तो बच्चों आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि एक पांसे को अगर एक बार उछाला जाता है तो परिणाम केवल कहां तक के आते हैं? 6 तक के। अब इसमें संख्या 8 कहां से प्राप्त होगी बच्चों? ये तो कैसी घटना हुई? ये तो असंभव घटना हुई, और असंभव घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 0, 0।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। फिर वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह को किससे लिखा जाता है? xi से, जो कि होता क्या है? L2 + L1 बटे 2, इतना होता है वर्ग चिन्ह का फार्मूला। अब यहां से देखिए 40 में 20 आपको जोड़ने पड़ेंगे, 40 + 20 और बटे 2, ये तो हो गए 60 बटे 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 30। तो वर्ग चिन्ह इसका कितना आएगा बच्चों? 30। आंसर इसका कितना होगा? 30। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र लिखने के लिए कह रहा है। तो विविक्तिकर d बराबर कितना होता है बच्चों? b² - 4ac। आपको एग्जाम के लिए बच्चों सभी फार्मूले कंप्लीट करके रखने हैं। ये होता है विविक्तिकर का सूत्र, d बराबर b² - 4ac। फिर इसके बाद देखते हैं, कहता किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब n पदों का योग को किससे लिखा जाता है? Sn से। Sn बराबर कितना होता है? n बटे 2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये कहलाता है n पदों के योग का सूत्र। फिर है अगला क्वेश्चन, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहां से देखिए, जैसे एक वृत्त बना है, ये कहलाता है इसका स्पर्श बिंदु, और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु और स्पर्श रेखा, इस बिंदु से अगर मैं एक स्पर्श रेखा निकालूं तो ये कहलाता है उभयनिष्ठ बिंदु, और इसी को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है बच्चों? स्पर्श बिंदु। फिर देखिए, इसके भी 6 के 6 कंप्लीट हुए। अब लास्ट है 5वां, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखना है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक वृत्त में स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु से होकर जाती है, लेकिन छेदक रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाती है, तो ये असत्य है। पहला कथन कौन सा हुआ? असत्य। फिर इसके बाद बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2 है। इसे चेक कर लीजिए, जैसे x1, y1 ये हुआ आपका, और x2, y2 ये हुआ आपका। अब फार्मूले में रखना है मान, देख लेते हैं कि क्या सही है ये। x2 - x1 मतलब 0 - 7 का होल स्क्वायर, 0 - 7 तो -7 होंगे, -7 का स्क्वायर, और 0 - 1, 0 में -1 करेंगे तो -1 बचेगा। यहाँ से ऋण 7 का वर्ग होगा 49, और ऋण 1 का वर्ग होगा 1। अब इसे आप लिख सकते हैं √50, 50 को लिख सकते हैं 25√2, 25√2, क्योंकि 25 × 2, 25 दूनी 50 होता है, और 25 का वर्गमूल होता है बच्चों 5, 5√2 इसका आंसर आएगा। तो बिल्कुल इसकी दूरी कितनी होगी? 5√2। ये सत्य है। ये कैसा कथन हुआ? सत्य। ये कैसा कथन हुआ बच्चों? सत्य। अब इसके बाद, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। शंकु का आयतन बच्चों बेलन का 1/3 होता है, क्योंकि 1/3 πr²h। तो ये भी कैसा कथन हुआ? ये असत्य कथन हुआ। ये कैसा कथन है बच्चों? असत्य। फिर इसके बाद, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये सत्य कथन है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये कैसा कथन हुआ? सत्य। फिर 5वां नंबर देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये असत्य कथन होगा, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लीजिए दूसरा त्रिभुज कौन सा है? DEF। अगर इन दोनों का अनुपात आप लिखेंगे, कोई संगत भुजा अगर लेनी है AB बटे DE ही ले लीजिए, तो इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है बच्चों। ये कथन सत्य होता अगर यहाँ पे वर्ग लिखा होता, तो ये कैसा कथन हुआ? असत्य। अब फिर कहता है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये बिल्कुल सत्य कथन है बच्चों, ये बिल्कुल सत्य कथन है।